के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। मध्य प्रदेश राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी ने 2001 वाला काम कर दिया है क्या? मुख्यमंत्री दफ्तर में वसुंधरा और उधर शिवराज के आंसू कैसे छलक आए, आज ये दोनों आपको दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी क्या योगी वाला बुलडोजर मॉडल चलना तय हो गया है? संसद कांड के मुख्य आरोपी ने कौन कौन से बड़े खुलासे किए हैं, आज इसका चैप्टर भी लेकर आया हूं। संसद में हमले का किस पार्टी से कनेक्शन निकल रहा है? 4 जले हुए फोन और एक डायरी, संसद कांड की बड़ी साजिश का चैप्टर, जिसमें एक एक जानकारी आपको दूंगा कि आखिर उन 4 जले फोन में क्या था और एक डायरी मिली है उसमें क्या निकला है। इसके अलावा नेहरू के जिगरी शेख अब्दुल्ला की वो साजिश जिसे सरदार पटेल ने रोका, सरदार पटेल का वो कौन सा काम था जिसकी वजह से मोदी आज 370 खत्म कर पाए, नहीं तो 370 नहीं जा पाता। आज आपको यह भी बताऊंगा क्योंकि आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है, इसलिए ये स्पेशल चैप्टर लेकर आया हूं। तेजी से वजन घटाने का गडकरी फॉर्मूला आपके लिए लेकर आया हूं। कैसे वजन घटेगा, कैसे देश के एक मंत्री ने सांसद का 32 किलो वजन कम करवा दिया, आज इसका चैप्टर भी है। और अनसुना किस्सा, पीएम मोदी ने कचरे से 62 करोड़ की कमाई कैसे करवाई, इसका किस्सा सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह दिन भर की बड़ी खबरों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर खोलते हैं पहला चैप्टर। संसद की सुरक्षा और सांसदों के सस्पेंशन के मामले में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर बाधित रही। दोनों सदनों को पहले दोपहर 2 बजे और फिर 18 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। कानून मंत्रालय ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि अकेले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केस पेंडिंग चल रहे हैं। हाईकोर्ट में 61 लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। जिला अदालतों में 4.5 करोड़ से ज्यादा केस लटके हुए हैं। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के एक विधायक ने मैसूर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बीजेपी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। 2016 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो टीपू सुल्तान का जन्मदिन मनाने को लेकर खूब हंगामा और विवाद हुआ था। मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग सर्वे पर रोक लगवाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अब 9 जनवरी को करेगा। कल ही हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे से जुड़ी अर्जी को मंजूर किया था और कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे का आदेश दिया था। पाकिस्तानी सेना की बेरहमी की तस्वीरें एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। यह अफगानिस्तान की जो सीमा है वहां से लगा हुआ पाकिस्तान का बलूचिस्तान है। यहां के लोगों पर पाकिस्तानी फौज डंडे बरसा रही है, जमीन पर लिटा लिटा के बेरहमी से पीट रही भाई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। एमपी राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के लिए मोदी ने 2001 वाला कौन सा काम कर दिया है? मुख्यमंत्री दफ्तर में वसुंधरा कैसे पहुंची? शिवराज के आंसू क्यों छलक आए? मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी चलेगा क्या योगी वाला बुलडोजर मॉडल? सबसे पहले इसका चैप्टर। दो राज्यों में तो बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेकर एक्शन में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है, हमने आपको कल ही दिखाया था। और आज तीसरे मुख्यमंत्री की बारी थी। राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने आज सीएम पद की शपथ ले ली। शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम वैसा ही शानदार हुआ जैसा बाकी 2 राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद थे, जो 3 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के सुपरस्टार हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और उनकी कही बातों का भरोसा था, जिसने राजस्थान में इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही पूरे गेम को पलट दिया। उस राजस्थान में आसानी से बीजेपी ने चुनाव निकाल लिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सोच है कि राजस्थान को कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा राजे, कभी अशोक गहलोत, कभी वसुंधरा राजे वाली जो परंपरा चल रही थी, उससे उन्होंने राजस्थान को बाहर निकाल लिया। और आज भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो पहली बार विधायक बने हैं और सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने फिलहाल 2 चुनौतियां हैं। उनकी पहली और बड़ी चुनौती है कि पार्टी के सीनियर नेताओं को कैसे साथ लेकर चलें।
क्योंकि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, पार्टी का एक अनुशासन है, सब लोग अभी तो लाइन में दिख रहे हैं। लेकिन क्या सब लाइन में ही रहेंगे, अंदर ही अंदर कोई दिक्कत तो नहीं खड़ी करेंगे? ये उनके लिए चुनौती है भजन लाल शर्मा की। दूसरी चुनौती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को कैसे पूरा करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो पुराना सरकारी हिसाब लेके नहीं चलते हैं कि भाई अभी आराम आराम से काम होगा। उनके पास एक ऐसा लगता है जैसे उन्होंने टाइम फ्रेम फिक्स किया हुआ, इतना मेरे पास टाइम है, मुझे इतना काम करके जाना है इस कुर्सी से। तो इसीलिए वो जबरदस्त तेजी से रफ्तार से काम करते हैं और भजन लाल शर्मा को बैठने का टाइम नहीं मिलेगा, उनको सीधे फोर्थ गियर में गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी। जहां तक सीनियर नेताओं को साथ लेकर चलने की बात है, तो आज जब नए सीएम भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री ऑफिस में जाकर कार्यभार संभाला तो राजस्थान बीजेपी के करीब करीब सभी वरिष्ठ नेता वहां नजर आए। आप देखिए किस तरह का माहौल था। जब भजन लाल शर्मा सीएम की कुर्सी पर बैठे तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने आकर उनको शाबाशी दी, बधाई दी, सबने उनको मिठाई खिलाई, सबने आशीर्वाद दिया। और यह बहुत बड़ी बात है कि सीनियर नेता भी खुश हैं और पहली बार विधायक बनकर सीएम बन जाने वाले नेता का पूरा साथ देने वाले संकेत दे रहे हैं। जिनको लग रहा है ये क्या ही बड़ी बात है, उनको मैं अभी बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है, तब उनको इस फोटो की अहमियत समझ में आएगी। और इस फोटो में आप देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया भी नजर आएंगी। यह भी बहुत बड़ा संकेत है कि पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता और एक अनुशासन जो दिखना चाहिए। देखिए वसुंधरा राजे वहां बगल में खड़ी हैं भजन लाल शर्मा के, और एक तरफ गजेंद्र शेखावत खड़े हैं, दिया कुमारी खड़ी हैं, सब लोग वहां पर मौजूद हैं। और वहां पर एक पूरा क्लियर मैसेज ना सिर्फ पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, बल्कि ब्यूरोक्रेसी को भी गया। ये ना सोचेगा कि ये आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और अकेला है। सीएम भजन लाल शर्मा ने काम संभालने से पहले सचिवालय में पूजा भी करवाई। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता वहां नजर आए। सभी ने पद संभालने पर सीएम भजन लाल शर्मा को बधाई दी। एक बार देखिए वहां कैसे पूरे हिंदू धर्म के विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ उन्होंने कुर्सी संभाली। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री भी बन गए। अब नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस तरह से जब कोई सीएम बनता है तो उसे किस तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। देखिए आज मंच पे भी बहुत कुछ हुआ है, आज उसके बारे में अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्यों मैं ये बात आपको पहले बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त समझ रहे हैं कि भजन लाल शर्मा के अंदर क्या चल रहा होगा, किस तरह से दूसरे नेता मुंह बना लेते हैं, किस तरह से दूसरे नेता सपोर्ट नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर कैंची चलाना चाहते हैं। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी इसलिए समझते हैं कि नरेंद्र मोदी भी इसी तरह से 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। और जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे तो नरेंद्र मोदी ने तब तक पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा था। भजन लाल शर्मा तो फिर भी पहली बार विधायक बन के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी तो विधायक भी नहीं थे। और आज की तरह ही तब भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात में नए चेहरे को सीएम बनाने का फैसला किया था और नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया था। भाई है तो वो गुजरात के ही, लेकिन केशु भाई पटेल से जब उनकी नहीं चल रही थी तो एक तरह से वो बाहर बाहर घूम रहे थे, अपना पार्टी का काम कर रहे थे। उस वक्त हरियाणा के प्रभारी थे, सब कुछ देख रहे थे। और जब नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभाली तब वो विधायक भी नहीं थे। सोचिए कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। उस वक्त बीजेपी के अंदर कोहराम मचा हुआ था और इसीलिए दिल्ली से नरेंद्र मोदी को पैराशूट लैंडिंग कराई गई थी। ऐसे में आप सोचिए उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कितनी मुसीबतें झेली होंगी, कितनी दिक्कतें झेली होंगी। और इसलिए नरेंद्र मोदी यह भी समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिसने कभी सरकार नहीं चलाई वो पहली बार बैठेगा तो सब कूड़ा कर देगा। नरेंद्र मोदी ने भाई वहां पे उस वक्त जब भूकंप आया हुआ था ऐसा काम किया कि आज भी उनकी तारीफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बार चलाई है सरकार तब हर आदमी पहली बार मुख्यमंत्री बनता, और ऐसा भी नहीं है कि आप चुनाव जीतकर विधायक बनकर बहुत साल काम कर चुके हैं तभी अनुभव होगा। नरेंद्र मोदी ये बात समझते हैं। मोदी 2001 में जब पहली बार गुजरात के सीएम बनाए गए थे तो ये वो साल था जब गुजरात में भयानक भूकंप आया था और केशुभाई पटेल की सरकार के बारे में कहा जा रहा था कि गुजरात अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं ये लोग।
मतलब बीजेपी एकदम गर्त में गई हुई थी। ये गुजरात में बीजेपी के अंदर भयंकर गुटबाजी का दौर था। इसी के बीच बीजेपी गुजरात में एक विधानसभा और एक लोकसभा उपचुनाव हार चुकी थी। इन स्थितियों के बीच नरेंद्र मोदी को नए सीएम के तौर पर गुजरात में उतारा गया था। न चुनाव लड़े थे, न सरकार चलाए थे, संगठन में खूब काम किया था, लोगों में पकड़। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साबित करके दिखाया कि गुजरात पहुंचे, गुजरात का कायाकल्प किया और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। पलट के फिर देखा नहीं उन्होंने। तब कौन जानता था कि नरेंद्र मोदी आज पीएम बन जाएंगे और दुनिया में सबसे बड़ी अप्रूवल रेटिंग होगी उनकी। ऐसे ही कौन जानता भजनलाल शर्मा कल कहां होंगे, मोहन यादव कहां होंगे या विष्णु साय कहां होंगे, कोई नहीं जानता बॉस। योगी मुख्यमंत्री बने थे, कोई जानता था? लोग कह रहे थे अरे योगी जी तो सांसद थे, इनको कौन बना दिया। आज योगी मॉडल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात का सीएम बनना कांटों भरे रास्ते पर चलना था, क्योंकि तब गुजरात में बीजेपी के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल और सुरेश भाई उनके खिलाफ बताए जाते थे। लेकिन शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी ने यह कहकर सबको साध लिया कि वो खुशनसीब अर्जुन हैं जिन्हें दो दो कृष्ण यानी केशुभाई और सुरेश भाई मिले। ऐसी बात बोल दी है कि दोनों एकदम सेट, कि यह आदमी तो खुद ही अर्जुन मान रहा है और हम दोनों को कृष्ण बता रहा है। बड़े नेता खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने संगठन और सरकार के बीच ऐसा तालमेल बनाया कि सारा विरोध हवा में उड़ गया। भूकंप के बाद राहत पुनर्वास का बेमिसाल काम किया और फिर 2002 के विधानसभा चुनाव हुए तो 127 सीटों पर जीतकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई। इसके बाद अब तक बीजेपी ने गुजरात में पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही नरेंद्र मोदी ने कभी पीछे मुड़कर देखा। नरेंद्र मोदी तो अलग ही लेवल की चुनौतियों से लड़कर आज पीएम की कुर्सी पर है, लेकिन इन नए मुख्यमंत्रियों के लिए स्थितियां थोड़ी आसान है, क्योंकि इस वक्त कोई कितना भी वरिष्ठ नेता हो, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी जो कहे वो उसे ना माने। बहुत सबको पता है कि ऐसे ऐसे नेता जिनके बारे में कहा जाता है कि ये चुनाव हार जाएंगे, वो भी नरेंद्र मोदी की जब आंधी चलती है ना तो लोकसभा चुनाव जीत जाते। कैंडिडेट को तो लोग वोट देख के वोट ही नहीं देते बॉस, मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा वाला हिसाब चलता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत, ऐसी चीजें बीजेपी में वैसे भी सिस्टम नहीं है और ऐसे होने की उम्मीद भी नहीं। इसलिए कितने भी टकराव हो, नए मुख्यमंत्रियों का कोई विरोध नहीं कर सकता और सबको सपोर्ट करना होगा। पीएम हर जगह ये शपथ ग्रहण में जो गए हैं वो क्लियर मैसेज है कि ये सारे मुख्यमंत्री नए हैं, तो ये ना सोचना कि मेरा सपोर्ट नहीं। पब्लिक को भी बता दिया कि मैं साथ खड़ा हूं, ब्यूरोक्रेसी को भी पता चल गया कि सारे नेता साथ खड़े हैं, पीएम मोदी साथ खड़े हैं और पार्टी में अंदर तो पता चली गया। इसके अलावा दिल्ली से पूरा समर्थन मिला है तो काम करने की पूरी छूट और पूरी मदद मिलेगी। ये तीनों राज्य के नए सीएम के लिए भी टेस्ट है कि नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पर वो कैसे खरे उतरते हैं। राजस्थान की सत्ता संभालने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलग अलग मंदिर में पूजा करने भी आज पहुंचे। उन्होंने जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। इससे पहले उन्होंने जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर में पूजा की और पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। भजनलाल शर्मा पूरे सनातनी रंग में दिख रहे थे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भजनलाल शर्मा ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी ने अपने माता पिता के पैर धोए, फिर माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। अपने बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर भजनलाल शर्मा के माता पिता क्या बोल रहे हैं, एक बार सुनिए वो। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार पूरी जनता को, पूरे राजस्थान को, और आप जनता ने जिसने प्यार दियो इसलिए मैं तो प्यार दे बेटा। मैं तो नावत बेटा से कि जैसे प्यार जनता ने दिखाया ऐसे पूरी जनता को, मोदी जी को, सब भगवान की लीला है बेटा। सब काम भगवान की लीला तो है। हाँ, काम तो एकदम करे बेटा। बहुत दिन आएंगे तेरी राजनीति। गांव में 2 सरपंच रहो, 2 पंचायत रहो, है और तेरे जिला अध्यक्ष रहो, प्रदेश महामंत्री रहो, 4 पोत, सब शुरू तैयारी में। सब भगवान की लीला है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में एक दिलचस्प तस्वीर भी थी, जब मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक फ्रेम में दिखे। ये देखिए किस तरह से मतलब हंसी मजाक का माहौल दिख रहा है, लाइट मूड में सब दिख रहे हैं। हाथ बढ़ाकर वसुंधरा राजे ने हाथ मिलाया है, शायद कह रही होंगी तुम भी नहीं बने मैं भी नहीं बनी।
इसी फ्रेम में अशोक गहलोत के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी दिख रहे हैं। गहलोत और शेखावत की सियासी दुश्मनी मानी जाती है, लेकिन आज मंच पर सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के से बातें कर रहे थे सब। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो ज्यादा लोड ले लेते हैं। ट्विटर वगैरह पे एकदम मारा पीटी की नौबत आ जाती है। बॉस नेता इतना लोड नहीं लेते। देखिए कितना हंसी मजाक से आराम से बात कर रहे हैं। तो कार्यकर्ता को भी ऐसा ही रहना चाहिए, कूल। ठीक है, चुनाव लड़िए, लेकिन आपस में दोस्ती भी रखिए। वसुंधरा ने भी अशोक गहलोत से आज हाथ मिलाया। पूरा माहौल एकदम चकाचक नजर आया। लेकिन राजस्थान की कहानी अब महारानी से आगे बढ़ चुकी है। अब राजस्थान की नई कहानी में बड़ा किरदार एक राजकुमारी का हो गया है। राजकुमारी दिया कुमारी ने राजस्थान के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। क्योंकि महारानी कहा जाता था वसुंधरा राजे को, दिया कुमारी राजकुमारी है। पदभार संभालने से पहले दिया कुमारी ने अपने ऑफिस में पूरे विधि विधान से पूजा करवाई। वहां मंत्रोच्चार हो रहा था। एक बार उसका छोटा सा वीडियो देखिए, फिर बताता हूं दिया कुमारी इस पूरे घटनाक्रम में क्यों एक अहम किरदार। राजस्थान बीजेपी के अंदर दिया कुमारी का कद पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा। उन्हें वसुंधरा राजे का विकल्प माना जाता है। दिया कुमारी का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, सियासी बैकग्राउंड, दरअसल वो जयपुर राजघराने की राजकुमारी है। ये जयपुर के अंतिम राजा सवाई मानसिंह द्वितीय और अंतिम महारानी गायत्री देवी की पोती है। दिया कुमारी के पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। ब्रिगेडियर भवानी सिंह को महावीर चक्र भी मिला था। 1971 के युद्ध में ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने ही सबसे पहले पाकिस्तान में सिंध के इलाके छाछरों में तिरंगा फहराया था। राजकुमारी दिया कुमारी की पर्सनल लाइफ भी बड़ी सुर्खियों में रही है। दरअसल 1994 में राजकुमारी दिया कुमारी ने नरेंद्र सिंह नाम के एक सामान्य व्यक्ति से शादी कर, जिसकी उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी। उनके पति नरेंद्र सिंह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और शादी की बात 2 साल बाद पता चली। राजकुमारी दिया कुमारी राजमहल का कार्यभार संभालती थी और उसी दौरान उनकी मुलाकात नरेंद्र सिंह से हुई, जो राजमहल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे। इस शादी का बहुत विरोध हुआ क्योंकि राज परिवार चाहता था कि दिया कुमारी की शादी किसी राजघराने में हो, एकदम फिल्मी स्टोरी। 2018 में दोनों का तलाक भी हो गया हालांकि। लेकिन इसी बीच दिया कुमारी राजनीति में आ गई क्योंकि उनका परिवार राजनीति में ऑलरेडी रह चुका है। दिया कुमारी की दादी महारानी गायत्री देवी 1962 से लेकर 1971 तक 3 बार स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर चुनाव जीत चुकी। राजकुमारी दिया कुमारी की दादी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बड़े टकराव का इतिहास भी रहा है। दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह 1989 में कांग्रेस के टिकट पर जयपुर से लड़े थे, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए थे। 2013 में नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली में दिया कुमारी लाखों की भीड़ के सामने बीजेपी में शामिल हो गई। 2013 में बीजेपी ने राजकुमारी दिया कुमारी को सवाई माधोपुर सीट से टिकट दिया और दिया कुमारी चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। 2019 में ही बीजेपी ने राजकुमारी दिया कुमारी को राजसमंद सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो 5.5 लाख वोट के बड़े अंतर से चुनाव जीती। इस बार दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया और उन्हें 5 बार के विधायक की जगह पर टिकट दिया और अब वो उप मुख्यमंत्री बन चुकी है। दिया कुमारी अब राजस्थान की डिप्टी सीएम है और जिस तरह से उनका सियासी करियर बढ़ रहा है, उनका सियासी कद बढ़ रहा है, जिस तरह से इस बार उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है, उससे अब वो राजस्थान में आगे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल रहेंगे। डिप्टी सीएम बनने के बाद दिया कुमारी ने क्या कहा है, एक बार आपको वो भी सुनाता हूं, फिर बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान क्यों रो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से 5 साल राजस्थान में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, इतना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, पूरी तरह से फाइनेंशियल कंडीशन राजस्थान की बिल्कुल इतनी खराब है। हम सब जानते हैं क्या हालत है राजस्थान की। तो बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे जैसे गाइड करेंगे वैसे वैसे हम सब मिलकर काम करेंगे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जिस तरह से योजनाएं हैं, बहुत सारा काम किया है केंद्र ने, विकास का काम ढेर सारा किया है, योजनाएं भी बहुत बनाई। राजस्थान में वो सब नहीं हुआ, तो वो सब कुछ पहुंचाने का काम, ये सब चीजें करने का काम, यही हम लोगों के लिए, सबके लिए प्राथमिकता रहेगी। राजस्थान की जनता ने इतना विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी पर, तो हम लोगों का भी उतना ही दायित्व बढ़ जाता है और उस पर हम लोग खरा उतरने का पूरा प्रयास करते हैं।
मतलब मोटे तौर पर सार यह है कि मोदी की गारंटी जो वो कहते हैं वो राजस्थान में भी पूरी होनी चाहिए। हालांकि ये तो उन नेताओं की बात है जिनका सियासी करियर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उन नेताओं का क्या जिन्हें अपने सियासी करियर के पहिए जाम दिख रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आजकल बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एमपी की विदिशा में वो एक मंदिर में पहुंचे थे, जहां कुछ महिला समर्थकों ने शिवराज को देखकर उन्हें घेर लिया। ये महिलाएं नारेबाजी करते हुए शिवराज के गले लगकर रोने लग गई। महिला समर्थकों को रोता देखकर शिवराज भी भावुक हो गए, उनकी भी आंखों से आंसू छलक रहा है। देखिए एक बार वहां क्या माहौल बन गया। चुनावी नतीजे आने से लेकर आज तक शिवराज जी चैन से नहीं बैठे। कभी वो लाडली बहना योजना की महिलाओं से मिलते हैं, कभी कहीं खाना खाने जाते हैं, कभी खेती करने लगते हैं, कभी फिर आंसू उनके निकल आते हैं। शिवराज जिस तरह से इमोशनल हो रहे हैं उससे कई लोग मान रहे हैं कि यह सीएम की कुर्सी न मिलने का भी दर्द है। हालांकि बीजेपी ने बार बार क्लियर किया है कि नए चेहरों को आगे लाना जरूरी था। शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं को पर्याप्त मौके मिल चुके हैं और उनके सियासी अनुभव का इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा। शिवराज को भी उम्मीद है कि पार्टी से उन्हें कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी। अब शिवराज को क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी समय तो एमपी में मोहन यादव का चल रहा है और नए सीएम मोहन यादव का जो बुलडोजर कल से शुरू हुआ है वो आज भी चल रहा है, रुक नहीं रहा। मोहन यादव का बुलडोजर रफ्तार पकड़ने लगा है। इस बुलडोजर के निशाने पर सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि अवैध अतिक्रमण करने वालों पर भी बुलडोजर चल रहा है। भोपाल के बाद उज्जैन में भी बुलडोजर एक्शन में दिखाई दे दिया। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे खुले में मीट वाली अवैध दुकानों को कहा गया था कि भैया हटा लो नहीं तो बुलडोजर चलेगा। उज्जैन में जिन लोगों ने खुले में मीट की अवैध दुकानें लगा रखी हैं, जिन्होंने अवैध दुकानों से अतिक्रमण कर रखा है, उन अवैध दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आज बुलडोजर चलाकर कई अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और वहां रखा सामान भी जब्त कर लिया गया। ये तस्वीरें देखिए, उज्जैन में ये दुकान गई हवा में। नॉनवेज की जो अवैध दुकानें चल रही हैं, जिनके पास लाइसेंस है उनको नहीं छुआ गया, लेकिन अवैध दुकानें खोलकर खोपचा गुमटी बनाकर और वहां जगह घेर ली और चला रहे हैं, उन सारी दुकानों पर, हिंदू की है मुसलमान की है नहीं, अवैध है तो सब पे बुलडोजर चल रहा है। एक तरफ शपथ लेते ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेने में जुट गई, काम करने में जुट गई। उधर हार के बाद कांग्रेस में अलग ही लेवल का ड्रामा चल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता विपक्ष के नाम को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। एक दिन पहले भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन विधायक दल का नेता ही नहीं चुना जा सका। इस बैठक में कांग्रेस के सभी 66 विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन कमलनाथ के चुनावी क्षेत्र छिंदवाड़ा समेत कई विधायक यहां पर बैठक में पहुंचे ही नहीं। खुद कमलनाथ भी छिंदवाड़ा के दौरे पर चले गए, जबकि कमलनाथ अब भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अभी मैंने आपको कहा था ना कि बीजेपी के सारे नेता एक साथ दिख रहे हैं, कुछ लोगों को लग सकता है क्या ही बड़ी बात है। ये देखिए कांग्रेस का हाल, हारने के बाद ये हाल है। कमलनाथ ही नहीं आए बैठक में, कई और विधायक नहीं आए, जबकि मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठक के लिए स्पेशल भोपाल गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले अटकलें लगने लगी थी कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी थी। खबर को गलत बताया गया था। खुद कमलनाथ ने भी इशारा कर दिया था कि वो फिलहाल रिटायर नहीं होने जा रहे। और अब भोपाल में हुई विधायक दल की बैठक में छिंदवाड़ा के विधायक और खुद कमलनाथ के नहीं पहुंचने पर कमलनाथ ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। नया सेशन मध्य प्रदेश का चालू होने वाला, आप कब शपथ लेने वाले? अब देखिए मैं तय करूंगा। कल विधायक दल की बैठक थी, कांग्रेस विधायक छिंदवाड़ा से कोई विधायक नहीं पहुंचा हुआ। अब ये छिंदवाड़ा के विधायक ने अपनी बात मेरे ख्याल में फोन पर कर ली थी। देख रहे हैं, कह रहे कि फोन पे बात कर ली। वहां विधायक दल की बैठक में पूछा गया तो बोले कि उनसे पूछे कमलनाथ से वो आए हैं कि नहीं। मतलब हारने के बाद भी कांग्रेस में सिर्फ उड़ाउल चल रहा है, जबकि किसी को कुछ मिलना नहीं। हार गए, अब क्या मिलना है? मिलके काम करना चाहिए था। लेकिन वहां बीजेपी में जीत के बाद भी आप देखिए डिसिप्लिन कि बड़े बड़े नेता यहां से उठा के सीधा विधायक बना दिया गया, सांसद से केंद्रीय मंत्री से विधायक बन गए, लेकिन वो सब वहां बैठकर जो है मध्य प्रदेश हो राजस्थान हो मिठाई खिला रहे हैं मुख्यमंत्री को। मध्य प्रदेश जिस तरह से बड़े बड़े दावे करने और पूरा माहौल बनाने के बाद भी कांग्रेस की बड़ी हार हुई, उसके बाद भी कांग्रेस में जिम्मेदारी तय करने वाली कोई बात दिख नहीं रही।
और एक तरफ बीजेपी नए चेहरों को आगे कर रही है, तो कांग्रेस में पुराने चेहरे अपने मन का कर रहे हैं। फिर यही लोग बाद में ईवीएम को गड़बड़ बताएंगे और पत्रकारों को गाली देंगे। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास। संसद कांड के मुख्य आरोपी ने आज कौन कौन से बड़े खुलासे किए, संसद में हमले का किस पार्टी से कनेक्शन निकल रहा है, और 4 जले हुए फोन और 1 डायरी संसद कांड की बड़ी साजिश का चैप्टर अब खोल रहा। संसद कांड पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले दिन तो सिर्फ 4 हमलावर थे, यह कहा गया। अब नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। संसद कांड में अब एक नए मास्टरमाइंड की भी एंट्री हो गई। इस मास्टरमाइंड से पता चलेगा कि संसद कांड के पीछे असल मकसद क्या है, और क्या जो लोग पकड़े गए वो सिर्फ प्यादे हैं, इन लोगों के पीछे भी कुछ लोग हैं क्या जो पर्दे के पीछे से असली खेल खेल रहे थे। संसद हमले को लेकर खूब राजनीति आज भी हुई है। आरोपियों के नए राजनीतिक कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है, लेकिन इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले उस मास्टरमाइंड के बारे में जानना जरूरी है जो इस हमले का अहम किरदार बताया जा रहा है। इस साजिश में जिस मास्टरमाइंड की एंट्री हुई है उसका नाम महेश है। सूत्रों के मुताबिक संसद हमले के बाद आरोपी ललित झा दिल्ली से भागकर राजस्थान जाकर छिप गया था। राजस्थान में ललित अपने दोस्त महेश के पास गया था। महेश ने ही उसे एक होटल में कमरा दिलवाया। हालांकि ललित पुलिस से ज्यादा दिन बच नहीं पाया और कल उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ललित के साथ साथ महेश और उसके एक अन्य साथी कैलाश को भी पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस महेश को भी इस साजिश का एक और मास्टरमाइंड मान रही है। जांच में यह भी पता चला है कि ललित के पास 4 आरोपियों के मोबाइल फोन थे। ललित ने राजस्थान में सभी आरोपियों के फोन जला दिए ताकि कोई सबूत ना बच पाए। अब सवाल यह बड़ा है कि अगर ये लोग बेरोजगार थे, ये सिर्फ देश में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, तो इनके मोबाइल क्यों जलाए बॉस? ऐसा क्या था उस मोबाइल में कि उसको जलाकर नष्ट किया गया? इसका मतलब तो फिर कुछ कनेक्शन कहीं कहीं और जा सकता है। मोबाइल में चैट हो सकती है, वीडियो हो सकता है, फोन कॉल की बातें हो सकती हैं। भाई सिंपल ना बात है कि अगर ये लोग खुद को बेरोजगार युवा और क्रांतिकारी विचारों वाले बता रहे तो फोन क्यों जलाए भाई? दे देते फोन कि लो इसमें कुछ है कि नहीं देख लो। क्या इन फोन में कुछ ऐसा था जो बड़ी साजिश का खुलासा कर देता? अब यह सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली पुलिस अब नए मास्टरमाइंड महेश की कुंडली खंगाल रही है। अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक आरोपी महेश भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल था। जो साजिश रची गई उसमें ललित झा और महेश का बड़ा रोल था। महेश राजस्थान के नौगांव जिले का रहने वाला है और मजदूरी करता है। महेश कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात कर चुका था और इन सब की मुलाकात भगत सिंह फैन क्लब के पेज पर हुई। आरोपी महेश को भी 13 दिसंबर को संसद हमले में शामिल होना था, लेकिन फिर बाद में तय हुआ कि जब घटना को अंजाम देकर ये लोग फरार होंगे तो छिपने का भी इंतजाम कौन करेगा, तो उसके लिए महेश को चुना इन लोगों ने। इसके बाद आरोपियों ने यह प्लान बनाया कि महेश अपने घर नागौर में रहेगा। जब ये लोग फरार होकर फरार हो जाएंगे तो उनके छिपने का इंतजाम महेश करेगा। जिसके बाद महेश को दिल्ली आना उसका कैंसिल हो गया कि ठीक है तुम इंतजाम छुपने का करो, हम लोग यहां पे अपना कांड करते हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि एक शातिर अपराधी की तरह ललित ने भी अपने हमले को अंजाम देने के लिए 2 प्लान बनाए थे। एक प्लान ए था, एक प्लान बी था। अब सुनिए इन दोनों प्लान में क्या था। प्लान ए तो यही था कि हमलावर सागर और मनोरंजन डी संसद के अंदर जाएंगे और उत्पात मचाएंगे, जो कि हुआ। संसद के बाहर हमलावर अमोल और नीलम कलर बम चलाएंगे और ललित ने प्लान ए को अंजाम दिया। प्लान बी ये था कि अगर किसी वजह से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाएंगे तो उनकी जगह महेश और कैलाश नाम के 2 बाकी आरोपी संसद के करीब जाएंगे और मीडिया के आगे कलर बम जलाकर नारेबाजी करेंगे और सबका ध्यान खींचेंगे। हालांकि 12 दिसंबर की रात तक जब महेश और कैलाश गुरुग्राम नहीं आए तो फिर प्लान ए पर ही काम आगे बढ़ाया गया। ललित को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ललित की कस्टडी मांगते वक्त दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यही बताया कि ललित ही इस घटना का मास्टरमाइंड है और उसके जरिए ही पूरी साजिश का खुलासा हो। संसद हमले को कैसे अंजाम दिया गया था इसकी एक एक डिटेल पता करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी। क्राइम की सीन रिक्रिएट करना मतलब वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ ये सब देखेगी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को संसद भवन परिसर में ले जाया जाएगा और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरह से वो संसद भवन के अंदर कलर स्प्रे लेकर घुसे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। स्पेशल सेल स्टेप बाय स्टेप सीन को रिक्रिएट करेगी कि कब कहां गए, फिर किससे बात की, फिर क्या किए नहीं किए, सब एक एक चीज फिर से सीन क्रिएट होगा। सूत्रों के मुताबिक शनिवार या रविवार के दिन क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है।
स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को गुरुग्राम के उस फ्लैट पर भी लेकर जाएगी जहां ये लोग मिले थे। जांच टीम ने 50 मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट भी तैयार की है। ये वो मोबाइल नंबर हैं जिन पर इन सभी आरोपियों ने पिछले 15 दिन में बातचीत की। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ वाले घर से एक सीक्रेट डायरी भी मिली है। इस डायरी के एक पन्ने पर क्या लिखा है वो आपको बताता हूं। इस डायरी के एक पन्ने पर लिखा है कि घर से विदा लेने का समय पास है, कुछ भी कर गुजरने की आग धधक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। 5 सालों से उम्मीद लगाए प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। डायरी में अंग्रेजी और हिंदी में कई क्रांतिकारी विचार लिखे हुए हैं। सागर के पिता ने बताया कि यह डायरी सागर किसी को नहीं देता था और खुद ही पढ़ता और लिखता था। अभी इस डायरी के और पन्ने खुलने बाकी हैं। जैसे जैसे ये पन्ने पलटे जाएंगे और नए खुलासे हो। अब सवाल यह है कि 5 साल से क्या यह प्लानिंग चल रही थी? 5 साल से कुछ ऐसा करना है, क्या यह उसके मन में चल रहा था? हमलावर सागर शर्मा वही लड़का है जो ई रिक्शा चलाता था। यह बात तो किसी को हजम नहीं हो रही कि कुछ लोग, जिसमें एक मजदूर है, एक ई रिक्शा चालक है, एक बेरोजगार है, एक इंजीनियर है, ये सब आम चेहरे संसद के अंदर घुसकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते। इसलिए यही कहा जा रहा है कि इन लोगों के पीछे कोई बड़ी ताकत है। अब बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि इन आरोपियों का कनेक्शन टीएमसी से है और इस पूरे कांड के पीछे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की साजिश हो सकती है, बीजेपी आरोप लगा रही है। सबसे पहले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कल एक तस्वीर पोस्ट की और दावा किया कि संसद हमले के मास्टरमाइंड ललित झा का कनेक्शन टीएमसी नेता तापस रॉय से। ट्वीट में दावा किया गया कि टीएमसी विधायक तापस रॉय के साथ ललित की फोटो है। इसके बाद बंगाल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी एक साथ कई तस्वीरें पोस्ट की गई। इनमें दावा किया गया कि टीएमसी नेता तापस रॉय और टीएमसी यूथ कांग्रेस के महासचिव सौम्या बख्शी और टीएमसी नेता राजेश शुक्ला के ललित झा के साथ तस्वीरें। बंगाल बीजेपी का कहना है कि ये तस्वीरें बताती हैं कि इस साजिश से टीएमसी का गहरा नाता है और ममता बनर्जी इस पर खामोश क्यों हैं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक बार सुनिए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी क्या कह रही। ये ललित के साथ अभी टीएमसी का एमएलए विधायक तापस रॉय और बहुत सारा युवा नेता का यहाँ पे पिक्चर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि टेररिस्ट का कोई डेरा अगर बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल इसमें मतलब एगिए बांग्ला जो बोलता है फर्स्ट है। ये बार बार क्यों तृणमूल का लोग के साथ ही, बांग्ला के साथ ही ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कनेक्शन होगा? मतलब इंडिया का लोग क्या चाहते हैं, इंडी पार्टी का जो एलियंस का लोग क्या चाहते हैं कि देश को तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। टीएमसी बीजेपी के आरोपों को यह कहकर खारिज कर रही है कि नेताओं के साथ तो कई लोगों की तस्वीरें होती हैं। इससे साबित क्या हो गया? टीएमसी नेता तापस रॉय ने बताया कि जो तस्वीर बीजेपी दिखा रही है वो 2020 की सरस्वती पूजा की तस्वीर है। वहां इतने लोग आते हैं, कोई भी तस्वीर खिंचवा सकता है। एक बार उनका पक्ष भी सुनिए। See, I do not know what is in the picture and what will come out from the picture. You see, the matter is a very serious one. You see, the nation's security and the security of all MPs, security of the parliament itself is concerned. So, I do not know, it should not be taken the issue very casually. Those who are actually tweeting with that very photograph, they should know the gravity of the situation. ललित झा को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ललित का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से भी है। ललित मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन कोलकाता में बच्चों को ट्यूशन देता था। पश्चिम बंगाल में ललित का कनेक्शन एक एनजीओ से भी है। संसद हमले की जांच तो अभी शुरू हुई है, उसमें अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन हरियाणा में तो कुछ पंचायतों ने अभी से आरोपी नीलम को निर्दोष भी मान लिया है। हरियाणा के जींद में कुछ खाप पंचायतें और किसान संगठन नीलम के पक्ष में आ गए। पंचायत और किसान संगठन के लोग नीलम के घर जाकर उसे समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीलम ने जो किया सही किया, नीलम ने तो इतिहास रच दिया है। ये संगठन नीलम को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की कुछ पार्टियां भी हमलावरों को बच्चा बता रही हैं, इसे जनता का गुस्सा बता रही हैं। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह तो युवा मन की हताशा का नतीजा है। यह घटना व्यवस्था के दरवाजे पर चेतावनी की दस्तक है। मतलब वो भी इसे एक बड़ा खतरा देखने की बजाय सरकार के विरोध से जोड़ रहे हैं।
और यह भी कह रहे हैं कि यह तो सरकार के लिए चेतावनी है। सियासत के चक्कर में विपक्ष संसद हमले के आरोपियों को बच्चा बताकर उनका बचाव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है इनके खतरनाक इरादे भी पता चल रहे हैं। संसद में हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की डिटेल हमारे पास है। एफआईआर में तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। संसद के अंदर पकड़े गए आरोपी सागर और मनोरंजन डी के पास से कलर स्मोक के 2 कैनिस्टर मिले। आरोपियों के जूते को अलग से जब्त किया गया क्योंकि जूतों में ही कलर स्मोक छिपाकर लाया गया था। आरोपी सागर शर्मा के पास से ग्रे कलर का स्पोर्ट शू मिला है। सागर के बाएं पैर के जूते के अंदर सोल को काटकर जगह बनाई गई ताकि उसमें स्मोक कलर को फिट किया जा सके। जूते के सोल में अतिरिक्त रबर लगाया हुआ था जिससे जूते की सोल ज्यादा मोटी दिख रही थी। जूते के साथ खाकी रंग के मोजे भी बरामद हुए। आरोपी मनोरंजन डी के स्पोर्ट शू डार्क ग्रे कलर के थे। बाएं पैर के जूते के सोल में छेद किया हुआ था ताकि उसमें वो कैनिस्टर रख सके। दाहिने पैर के जूते का अंदरूनी सोल भी आंशिक रूप से कटा हुआ मिला। इसके अलावा आरोपियों के पास 2 फटे हुए पैम्फलेट्स के टुकड़े मिले हैं, यानी इनकी साजिश संसद के अंदर पर्चे उड़ाने की भी थी। एफआईआर के मुताबिक अमोल और नीलम को संसद के गेट नंबर 2 के पास से पकड़ा गया। इनके पास से कलर स्मोक के 4 यूज्ड कैनिस्टर मिले और 1 अनयूज्ड कलर स्मोक भी मिला। सभी कलर स्मोक पर 1 से लेकर 5 तक सीरियल नंबर भी लिखा हुआ था। यानी इस पूरे मामले में नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन यह मामला गंभीर है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। पाठशाला में अब उस नेता का चैप्टर जिनकी वजह से आज देश मौजूदा स्वरूप में है। नेहरू के जिगरी शेख अब्दुल्ला की वो साजिश जिसे सरदार पटेल ने रोका। सरदार पटेल का वो कौन सा काम था जिसकी वजह से मोदी आज 370 खत्म कर पाए। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर यह स्पेशल चैप्टर आपके लिए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरदार पटेल ना होते तो आज भारत जैसा दिख रहा है शायद वैसा नहीं दिखता। सरदार पटेल ही वो नेता थे जिन्होंने रियासतों में बटे भारत को एकता के तार में पिरोया था। आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हुआ था। सरदार पटेल जो देश के पहले प्रधानमंत्री हो सकते थे, लेकिन वो कुर्सी तो नेहरू को मिल गई। लेकिन गृह मंत्री होकर भी सरदार पटेल ने ऐसे ऐसे काम किए जिनकी मिसाल आज तक दी जाती है। सोचिए वो प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज देश कहां होता। सरदार पटेल के बारे में कहने के लिए बहुत सी बातें, लेकिन आज उनसे जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताऊंगा। जैसे आज आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल ने कश्मीर को पाकिस्तान से कैसे बचाया था। आज आपको बताऊंगा कि शेख अब्दुल्ला की साजिश को पटेल ने कैसे रोका था। आज आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 370 खत्म होने में सरदार पटेल की क्या भूमिका है। एक काम जो सरदार पटेल ने न किया होता तो नरेंद्र मोदी के लिए 370 आज खत्म करना मुश्किल हो गया होता। आज ये बताऊंगा आपको इस चैप्टर में। सरदार पटेल के बारे में ये सारी जानकारियां आपको दूंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने आज क्या कहा। सरदार पटेल और पीएम मोदी दोनों ही गुजरात से हैं और प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश की एकता और अखंडता के प्रति सरदार पटेल का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी ने ही गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाने की पहल की थी और आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने लिखा कि ग्रेट सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश की एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट देश के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहेंगे और समृद्ध भारत में उनके सपने को साकार करने की दिशा में काम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने वाराणसी में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाए और कहा कि आज का जो भारत है वो सरदार पटेल के सपनों का भारत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और लिखा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उठाया उनका हर कदम हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब भी जिक्र आता है तो आजादी के बाद की वो तस्वीर याद आती है जब देश अलग अलग रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल को रियासतों के भारत में विलय की जिम्मेदारी मिली। उस वक्त भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत गणराज्य में शामिल हो चुकी थी। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, भोपाल रियासत भारत में शामिल नहीं हुई। हैदराबाद में सरदार पटेल ने सेना भेजकर निजाम को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। इसी तरह जूनागढ़ रियासत को भी सरदार पटेल ने भारत में शामिल करा लिया।
कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू और पटेल के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे। सरदार पटेल चाहते थे कि कश्मीर के मुद्दे को भारत सरकार को निपटाना चाहिए। इसके लिए किसी बाहरी मदद या विदेशी हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं, लेकिन नेहरू ने इस मामले में भी जल्दबाजी कर दी। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ में लिखा है कि कश्मीर को लेकर भारत सरकार के कई कदमों के बारे में वल्लभ भाई नाराज रहते थे। इनमें सबसे बड़ी नाराजगी कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने को थी। सरदार पटेल का मानना था कि नेहरू ने ऐसी हालत में संघर्ष विराम कर दिया जब एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो आज पीओके कहलाता है। इसके अलावा भी नेहरू की कई ऐसी ऐतिहासिक गलतियां हैं जिन्हें सरदार पटेल ने समय रहते रोका था, नहीं तो और कांड हो सकते थे। कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद जिन्ना ने नेहरू को कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए लाहौर आमंत्रित किया। माउंटबेटन जिन्ना का निमंत्रण स्वीकार कर चुके थे और नेहरू को भी उनके साथ लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने जिन्ना के इस निमंत्रण का बहुत विरोध किया। सरदार पटेल को लगा कि यह जिन्ना की कोई साजिश है जिसमें नेहरू फंस सकते हैं। पटेल का कहना था कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने हमला किया था और भारत को एक हमलावर को खुश करने की नीति का पालन नहीं करना चाहिए। इस पर नेहरू और पटेल में मतभेद हो गया, जिससे यह मामला महात्मा गांधी के पास ले जाना पड़ा। गांधी जी से चर्चा के बाद एक कूटनीतिक हल निकाला गया और यह मैसेज भेज दिया गया कि नेहरू को तेज बुखार है और उनका लाहौर जाने का सवाल ही नहीं उठा। मतलब नेहरू तैयार थे कि हम जाएंगे वहां जिन्ना के पास। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि माउंटबेटन को अकेले ही लाहौर जाना चाहिए। मतलब सरदार पटेल ने एक तरह से जिन्ना की साजिश को समझा और नेहरू को बचाया। कश्मीर पर नेहरू और पटेल के विचारों में मतभेद चलता रहा और दूसरी तरफ कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो आजाद रहें या फिर भारत से विलय करें। इसी दौरान पाकिस्तान भी कश्मीर पर हमले की साजिश कर रहा था। पाकिस्तान ने साजिश को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया। हमले की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर अकबर खान को दी गई। ब्रिगेडियर अकबर खान ने हमले के लिए कबायलियों की भर्ती की। कबायलियों को पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग और हथियार दिए। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया। पाकिस्तानी कबायलियों ने राजा हरि सिंह की सेना को हरा दिया। कबायलियों ने मुजफ्फराबाद श्रीनगर रोड पर कंट्रोल कर लिया। 25 अक्टूबर 1947 को उरी पर भी कबायलियों का कब्जा हो गया। उरी के बाद कबायलियों ने बारामूला की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 25 से 27 अक्टूबर के बीच कबायलियों की फौज बारामूला तक पहुंच गई। कबायलियों की फौज आगे बढ़ रही थी और महाराजा हरि सिंह की हालत खराब हो रही थी। महाराजा हरि सिंह भारत में विलय का प्रस्ताव पहले अस्वीकार कर चुके थे। उधर भारत भी कश्मीर में सेना भेजने का फैसला नहीं कर पा रहा था। कबायलियों की फौज श्रीनगर से 6 किलोमीटर ही दूर रह गई थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने बड़ा फैसला किया। हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के इस दस्तावेज पर दस्तखत किए। अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज श्रीनगर पहुंची। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और कबायलियों को पीछे खदेड़ना शुरू किया। भारतीय सेना की वजह से पाकिस्तान को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। अब यहां बहुत लोग यह बात नहीं जानते कि कश्मीर में सेना भेजने के लिए जवाहरलाल नेहरू पर दबाव सरदार पटेल ने बनाया था। इसके बारे में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था। अभी जिन सैम मानेकशॉ पर एक फिल्म आई थी ना, सैम बहादुर, विक्की कौशल वाली, उन्हीं सैम मानेकशॉ ने बताया था कि हरि सिंह के विलय के समझौते पर साइन हो चुके थे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जिसमें नेहरू, सरदार पटेल के अलावा रक्षा मंत्री बलदेव सिंह भी मौजूद थे। मानेकशॉ ने सैन्य हालात की जानकारी देने के बाद सुझाव दिया कि सेना को घाटी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नेहरू तैयार नहीं थे। तो सरदार पटेल ने गुस्से में नेहरू से कहा था कि क्या आप कश्मीर को खो देना चाहते हैं। इस घटना के बारे में सुनिए सैम मानेकशॉ ने खुद अपनी जुबानी इंटरव्यू में क्या कहा था, सुनिए इसको। Looked at Nehru and Nehru talked and all until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course, Kashmir is ours now. So he said, will you issue orders? And before he could issue orders, Sardar Patel said, you have received your orders. So I walked out, looked at Nehru and Nehru talked and all until Sardar Patel lost his temper. He said, Jawaharlal, do you want Kashmir or do you want to hand it over? He said, of course, Kashmir is ours now. So he said, will you issue orders? And before he could issue orders, Sardar Patel said, you have received your orders. So I walked out. सोचिए अगर सरदार पटेल ने दबाव न बनाया होता तो शायद नेहरू कश्मीर में सेना भेजने के लिए इतनी जल्दी तैयार न होते,
लेकिन पटेल के दखल की वजह से पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई और कश्मीर भारत का हिस्सा बना। दूसरी तरफ कश्मीर को लेकर शेख अब्दुल्ला के दिमाग में आर्टिकल 370 का प्लान चल रहा था। आर्टिकल 370 का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर को मिली थी। ड्राफ्ट में लिखा था कि महाराजा हरि सिंह के पास जो भी ताकतें हैं वो कश्मीर की अंतरिम सरकार के पास जाएंगी। कश्मीर और भारत सरकार के बीच जो भी डिवीजन ऑफ पावर है उसमें कोई भी बदलाव कश्मीर की अंतरिम सरकार की मंजूरी से ही होगा। आर्टिकल 370 पर इस ड्राफ्ट का सरदार पटेल ने जोरदार विरोध किया और इसमें बदलाव किए गए। फाइनल ड्राफ्ट के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी कि वो कश्मीर में संवैधानिक बदलाव कर सकते हैं। इस बदलाव के लिए राष्ट्रपति को कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश की जरूरत होगी। मतलब पहले अधिकार पूरा था जो संविधान सभा है उसके पास, उसको फिर शिफ्ट किया गया कि नहीं राष्ट्रपति भी कर सकते हैं लेकिन सिफारिश संविधान सभा की होगी। अगर सरदार पटेल ने आर्टिकल 370 के ड्राफ्ट में बदलाव न किया होता तो आज 370 को हटाना नामुमकिन सा होता। सरदार पटेल ने आर्टिकल 370 के ड्राफ्ट से अंतरिम सरकार शब्द हटाया और राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वो संविधान सभा की सिफारिश से संवैधानिक बदलाव कर सकते हैं। अब सुनिए कि इससे हुआ क्या। दरअसल कश्मीर में धारा 370 को लेकर नेहरू किस तरह निर्णय ले रहे थे इसके बारे में सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। जबकि पटेल को जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने पर कड़ी आपत्ति थी। डॉक्टर पीजी ज्योतिकर ने अपनी किताब आर्ष दृष्टा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में लिखा है कि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने साफ मना कर दिया। अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप चाहते हैं कि भारत आपकी रक्षा करे, सड़कें बनाए, जनता को राशन दे और इसके बावजूद भारत के पास कश्मीर पर कोई अधिकार न रहे। मैं इस तरह की मांग कभी नहीं स्वीकार कर सकता। इसके बाद अंबेडकर से नाराज होकर शेख अब्दुल्ला नेहरू के पास गए क्योंकि नेहरू के दोस्त थे जो उस समय विदेशी दौरे पर अमेरिका जा रहे थे। इसलिए नेहरू ने कश्मीर के पूर्व दीवान रह चुके गोपाल स्वामी अयंगर से कहा कि वो अनुच्छेद 370 तैयार करें, जबकि अयंगर उस समय बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री थे। इस बात से पटेल बहुत नाराज हुए कि बिना पोर्टफोलियो के मंत्री को इतनी पावर दे दी आपने कि वो बनाएंगे 370 और स्पेशल स्टेटस मिलेगा। आप देखिए कि सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर जैसे अनुभवी नेता भी कश्मीर में 370 का विरोध कर रहे थे, लेकिन नेहरू ने इस मामले में भी किसी की नहीं सुनी और वो तो लास्ट मिनट में पटेल साहब ने चेंजेस कराए ड्राफ्ट में, नहीं तो 370 हटाना मुश्किल हो जाता। देश के स्वास्थ्य के लिए सरदार पटेल ने कितना काम किया वो तो आपको बता दिया, लेकिन अब आपके और हमारे स्वास्थ्य की बात करता हूं और हेल्थ की क्लास कि तेजी से वजन घटाने का गडकरी फॉर्मूला क्या है, कैसे देश के एक मंत्री ने सांसद का 32 किलो वजन कम करवा दिया। अब इसका चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी चर्चा चल रही है, लेकिन इस बार यह चर्चा उनके काम हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने को लेकर नहीं बल्कि उनके वजन कम करने को लेकर चल रही है। नितिन गडकरी 66 की उम्र में भी वजन घटाने की जिद पर अड़े हुए हैं। वो आज भी एक ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं ताकि वजन कंट्रोल में रहे। देखिए पुरानी तस्वीर और अब की तस्वीर, कितना चेंज दिखता है। जबकि इस उम्र में आकर लोग रिटायरमेंट लेकर आराम करना पसंद करते हैं। पहले आप नितिन गडकरी की कुछ लेटेस्ट और दूसरी तरफ कुछ साल पहले की तस्वीरें देखते जाइए। जब ड्रास्टिक चेंज है बहुत। नितिन गडकरी के वजन में आपको कमाल का बदलाव दिखाई देगा। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में खुद बताया था कि उन्होंने पिछले कुछ समय में करीब 45 किलो वजन कम किया है। इसके लिए उन्होंने अपनी खाने की आदतों को बदला, इरादे को मजबूत किया और रोजाना एक्सरसाइज शुरू किया। इस बदलाव से नितिन गडकरी का वजन कम होने के साथ साथ उन्हें अपने मंत्रालय के कामकाज करने में बहुत आसानी हुई। नितिन गडकरी को अपना वजन कम करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब वो तस्वीर भी दिखाता हूं। नितिन गडकरी की 2014 से पहले की तस्वीरें आप देखिए, जिसमें उनका वजन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये वो दौर था जब नितिन गडकरी अपनी सेहत की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते थे और उन्हें बाहर के खाने का बहुत शौक था। इन तस्वीरों में नितिन गडकरी का वजन करीब 135 किलो के आसपास हुआ करता था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ हेल्थ इशू आने लगे। इसके बाद नितिन गडकरी ने वजन कम करने का लक्ष्य बनाया और लगातार इस पर काम किया। आज की तारीख में नितिन गडकरी उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं जो वजन कम करने के लिए कहते हैं कि कल से रूटीन शुरू करेंगे और कल कभी नहीं आता। नितिन गडकरी ने अपने वजन को कम करने के अलावा एक सांसद का भी 32 किलो वजन कम करवा दिया। इस कमाल के किस्से के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन गडकरी ने अपना वजन किस तरह से कम किया उसके बारे में पहले सुनिए। पहले नितिन गडकरी का वजन करीब 135 किलो होता था, अब उनका वजन करीब 90 किलो के आसपास है, यानी करीब 45 किलो वजन घटाया है।
इसके लिए उन्होंने एक डाइट प्लान फॉलो किया जिसमें वो घर का ही खाना लेते हैं। कमाल की बात यह है कि वो अपनी डाइट में रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ खाते हैं, लेकिन तय मात्रा में। इसके अलावा वो रोजाना 1.5 घंटे प्राणायाम और योगा करते हैं और इसे कभी मिस नहीं करते। इसमें कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का विशेष रोल रहता है। नितिन गडकरी पिछले 9 साल से लगातार इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनका वजन कंट्रोल में। अब आपको एक ऐसे सांसद से मिलवाता हूं जिन्होंने गडकरी फॉर्मूले से अपना वजन 32 किलो कम कर दिया। ये उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया हैं। इनका 2 साल पहले 2021 का एक वीडियो है जिसमें अनिल फिरोजिया बहुत वजनदार दिखाई दे रहे हैं। कुछ साल पहले तक अनिल फिरोजिया का वजन 130 किलो के आसपास होता था, लेकिन इसके बाद इनकी मुलाकात नितिन गडकरी से हो गई और उनका जीवन बदल गया। अब अनिल फिरोजिया को देखिए बॉस, कोई पहचान नहीं सकता कि ये भाई अनिल फिरोजिया हैं। 2021 और 2023 में आप तस्वीर देखिए, 2021 वाले में से 2 अनिल फिरोजिया निकल सकते हैं जैसे आज वो हो गए। और 9 महीने के अंदर अनिल फिरोजिया ने अपना करीब 32 किलो वजन कम किया है, यानी हर महीने करीब 3.5 किलो वजन घटाते चले गए। अब जरा 2 तस्वीरों को देखकर समझिए कि एक तरफ 130 किलो के अनिल फिरोजिया और दूसरी तरफ 98 किलो के अनिल फिरोजिया पूरा कायाकल्प दिखता कैसा है। और यह बहुत मुश्किल काम है। इतने वजन के साथ एक्सरसाइज करने में बहुत परेशानी आती है, शरीर सपोर्ट नहीं करता, बहुत थकान होने लगती है, डेली रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। जिम जाइएगा तो लोग हंसते हैं कि ये आया है वजन कम कराने। भूख पर कंट्रोल करने में बहुत कष्ट होता है। कहीं जाइएगा बोलेगा नहीं मैं नहीं खाऊंगा तो लोग हंसते हैं कि अब क्या नहीं खाइएगा, अब तो हो गया जो कांड होना था। इसलिए बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया गडकरी फॉर्मूले से वजन कम कर चुके हैं और अब जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि कैसे इच्छा शक्ति से कमाल हो सकता है। अनिल फिरोजिया के इस कायाकल्प में नितिन गडकरी का बड़ा रोल है। दरअसल पिछले साल फरवरी में नितिन गडकरी उज्जैन गए थे, जहां सांसद के रूप में अनिल फिरोजिया ने उनसे एक हाईवे के लिए बजट की मांग रखी। इसके बाद नितिन गडकरी ने अनिल फिरोजिया के सामने भी एक मांग रख दी, शर्त रख दी कि जितना वजन कम करोगे उसके बदले में उतने हजार का बजट अलॉट कर दे। यानी 10 किलो वजन कम करोगे तो 10,000 करोड़ मिलेंगे, 20 किलो कम करोगे तो 20,000 करोड़ मिलेंगे। पहले आप नितिन गडकरी का वो बयान सुनिए जिसमें अनिल फिरोजिया की जिंदगी बदल दी, फिर आगे की बात बताता हूं। मैंने उनको एक कंडीशन डाली है कि मेरा वजन आपसे ज़्यादा था, 135 किलो था, अब मेरा 93 हुआ है। तो मैंने अभी उनको मेरा एक पुराना फोटो दिखाया तो लोगों को पहचान में नहीं आता। तो जितना किलो वजन कम करेंगे उतने 1000 करोड़ उज्जैन के लिए दूंगा। 1 किलो के पीछे 1000 करोड़। पर वजन कम करो और वो भी कैसे करना मैं आपको बता दूंगा। हालांकि ये हल्के फुल्के ढंग में कही गई बात थी, ऐसा नहीं था कि वो वजन कम नहीं करते तो काम नहीं होता, पैसा नहीं मिलता। लेकिन नेता का भी कमिटमेंट देखिए कि पब्लिक के लिए काम कराना है, तो उन्होंने वजन कम कराया और नितिन गडकरी ने उनको बजट भी अलॉट कर दिया। तो ये नेता भी कर रहे हैं, ये भी दिखाना आपको जरूरी था इच्छा शक्ति से क्या हो सकता है। एक छोटा और पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता पर कितना जोर देते हैं ये तो किसी से छुपा नहीं। पीएम मोदी ने देश भर में सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। इस अभियान के दौरान पीएम मोदी खुद भी हाथ में झाड़ू थामे नजर आए थे। स्वच्छ भारत अभियान से कैसे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को करोड़ों का फायदा हुआ, आज उसी से जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाता हूं। पीएमओ में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये किस्सा बताया था। दरअसल बात साल 2020 की है। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान पीएम मोदी ने अपने कार्यालय के पीछे वाले हिस्से यानी साउथ ब्लॉक में सफाई अभियान चलाने के लिए कहा। पीएम ने यह भी बताया कि वहां 3 टांगों वाली कुर्सी और 2 टांगों वाली मेज भी पड़ी मिलेंगी। जब पीएमओ की टीम वहां सफाई के लिए पहुंची तो वहां पड़ा कचरा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि कचरे की वजह से बेसमेंट का पूरा रास्ता ही जाम था। जब वहां सफाई शुरू की गई तो वहां टूटे फूटे फर्नीचर के साथ ही पुराने मोबाइल फोन, कंप्यूटर के स्क्रीन, मतलब जो भी खराब था वगैरह वगैरह सब वहीं फेंक दिया गया था। सब मिला। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बताते हैं कि जब सारे कचरे को बेचा गया तो उसके बदले करीब 62 करोड़ रुपए मिले। यानी प्रधानमंत्री मोदी के आइडिया से दफ्तर की सफाई भी हो गई और 62 करोड़ रुपए की कमाई भी हो गई।